आप सुन रहे हैं कहानी इस कदर प्यार है, भाग 17। देव को भी उस पल एक सुकून सा महसूस हुआ कि वह अपनी मंजिल की ओर एक कदम और आगे बढ़ गया। कैसे कैसे करते उसके लिए 3 दिन बीते ही थे कि एक फ़ोन आया। वह हड़बड़ाते हुए कह रहा था, भैया आ जाओ, तुम्हारा मेडिकल होना है, लेकिन सब फिट है ना? अभी हफ्ता 2 हफ्ता पहले बीमार तो नहीं हुए ना? अगर एक बार मेडिकल फेल हो गया तो पासपोर्ट नहीं बन पाएगा। उसकी बात सुन देव तुरंत सकपका गया। आखिर एक आखिरी मौका था, अगर खरा ना उतरा तो फिर? उसकी हिचकिचाहट वह उस पार से समझता हुआ बोला, भैया एक फेवर ले सकता हूँ तुम्हारे लिए। एक अपनी पहचान का आदमी है, 2-3 हज़ार में मेडिकल बना देगा। अब बोलो, आना है या ये कर दूँ? देव कुछ पल सोचते हुए बोला, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, मैं तो कहता हूँ तुमको अगर जल्दी हो तो एक नंबर दे रहा हूँ, उसमें फटाफट 3,000 डाल दो, तुम्हारा मेडिकल बन जाएगा। देव के पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो बस उस नंबर में 3,000 डाल देता है। अभी इस बात को 2 दिन भी नहीं बीता, फिर से उस आदमी का फ़ोन आ गया। भैया बड़ी मुश्किल हो गई है, तुम्हारा पासपोर्ट वीज़ा सब बन गया। मैं लाने ही वाला था, पर उसी वक्त मेरे स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया। मैं बेहोश पड़ा रहा सड़क पर, और जब होश आया तो हॉस्पिटल में आँख खुल दी। अब कोई बेहोशी में वो बैग ही उड़ा ले गया। अब बताओ क्या करें? मेरा अपना पैसा भी था, ATM कार्ड सब था। मैं बड़ी मजबूर स्थिति में हूँ, बिना पैसा इलाज नहीं कर रहे, और इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं। एक बार मदद कर दो, मैं ठीक होते तुम्हारा काम और पैसा दोनों कर दूँगा। देव हतप्रभता से मोबाइल थामे बस कितना ही पूछ पाया। 50,000। भैया एक बार मदद कर दो, मैं सब लौटा दूंगा। उसकी गिड़गिड़ाने की आवाज़ लगातार आती रही। इससे देव को कुछ समझ नहीं आया। फिर आखिर उसने पैसा देने के लिए उसने जो नंबर दिया उसमें उसने तुरंत 50,000 डाल दिए। इस बार पैसा देते मन में कुछ खटका, तो पर उसके पास कुछ और करने और कहने को था ही नहीं। पैसा देने की बात उसने किसी को नहीं बताई। उसी वक्त कार्तिक उसके पास ही मौजूद था, पर देव ने उसे कुछ नहीं कहा। अगले 3-4 दिन तो देव को उस आदमी की ओर से कोई प्रतिक्रिया का इंतज़ार नहीं था, पर 5वें दिन उसने उसी नंबर पर फ़ोन मिलाया तो नंबर आउट ऑफ कवरेज बताने लगा। देव लगातार मिलाता रहा, पर बार बार वही सुनने को मिला। अब देव का मन बेचैन हो उठा। न उसका मन दुकान में लगा और न घर पर, तो वह ताल चला आया। अब वहाँ अकेला बैठा वह लगातार 100वें बार उस नंबर को मिला चुका, पर बार बार वही संदेश सुनते उसके होश उड़ गए। 1 हफ्ते के इंतज़ार के बाद उसका काम भी नहीं हुआ, उल्टा किसी अनजान आदमी को वह 50,000 रुपये दे चुका था। देव पूरा दिन कोशिश करता रहा। जब फ़ोन बिल्कुल भी नहीं मिला तो घर वापस आ गया, जहाँ कार्तिक पहले से मौजूद उसकी माता पिता के संग बैठा जोर से हंस रहा था। देव का मूड उस समय पूरी तरह से उखड़ा हुआ था, इसलिए बिल्कुल भी उनके पास जाने का मन नहीं किया। वह मजबूरन उन्हें उनके पास आके बैठना पड़ा। उसके कमरे में आते उसके पिता एकदम से खुश होते हुए बोले, लो आ गया देव। उनकी बात सुन कार्तिक जो दरवाजे की ओर पीठ करके बैठा था तुरंत पीछे पलटते हुए खुशी से उछलता हुआ बोला, कहाँ था? कब से फ़ोन कर रहा हूँ, हर बार एंगेज। देव कुछ नहीं कहता, बस खामोशी से उनके पास एक एक कदम रखता खड़ा हो जाता है। पर कार्तिक पूरे जोश में था। अब उसके सामने सीधा खड़ा होता और बोला, अपने साथ अब मेरा भी टिकट बनवा ले। क्यों? तेरा क्यों? अब के देव चौंक जाता है। तो क्या तू अकेला जाएगा? और दो जो आइडिया चाहिए होगा तब क्या करेगा? मैं इसलिए चल रहा हूँ ताकि फ़ोन कर करके तू मुझे परेशान ना करे। कार्तिक अपनी ही मस्ती में बोलता रहा, और क्या बेटा, जब तुम दोनों साथ रहोगे तो हम भी बेफिक्र रहेंगे। उनके पीछे से देव के पिता बोले, देख बड़ी मुश्किल से अपने घर पे सबको राज़ी किया है, और अब जब सब तैयार है तो तू कोई नौटंकी मत कर। माँ ने तो पैसों का भी इंतज़ाम कर दिया है, बता कितने का टिकट बना? देव अंदर से झल्लाया हुआ था और बस भमकने ही वाला था कि उसकी पॉकेट में रखा फ़ोन घनघना कर बज उठा। देव जल्दी से फ़ोन निकालकर डिस्प्ले पे कोई अज्ञात नंबर देख हिचकिचाते हुए उठाकर हेलो कहता है। अरे भैया मैं हूँ, तुम्हारा पासपोर्ट वीज़ा बन गया, अब टिकट बनना है बस।
एकदम से उसकी आवाज़ सुन देव के चेहरे के भाव बदल गए। वह हल्के से मुस्कुरा उठा और मोबाइल लिए लिए उस कमरे से बाहर निकलकर बाहर आ गया। वो क्या है बताएं, हमारा फ़ोन ख़राब हो गया था तो उसी में तुम्हारा नंबर था। अब क्या बताएं, कंगाली में आटा गीला हो गया। किसी तरह से उधार लेकर नया फ़ोन खरीदा, तब सबसे पहले तुम्ही को मिलाया भैया। हाँ, मैं थोड़ा परेशान हो गया था। देव रुक रुक कर हिचकिचाते हुए बोला। क्या लगा पैसा लेके भाग गया? कह के वह जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी की आवाज़ की खनक से देव को मोबाइल कुछ देर अपने कान से दूर करना पड़ा। अच्छा, अब 30,000 दे दो, टिकट बनवा देंगे। पहले का दिया 50, ये मिला के हो गया पूरे 80,000 का डिस्काउंट टिकट। और तुम्हारे नंबर पर पासपोर्ट की फ़ोटो भेज देता हूँ, आराम से देख लेना, फिर टिकट के साथ ही मिलूँगा। वह अभी भी हंसते हुए अपनी बात कह रहा था। देव अब यूँ मुस्कुरा उठा मानो सर से मनोटन कोई बोझा उतर गया हो। तभी कार्तिक भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसे देख उसके कंधे पर हाथ फैलाते हुए कहता है, अपना ही जिगरी दोस्त भी जा रहा है, अब उसका भी टिकट बनवा दो, मैं पैसा भेजता हूँ। वह जल्दी से हाँ बोलकर सारी डिटेल मोबाइल में भेजने को कहकर फ़ोन काट देता है। देव फ़ोन रखकर कार्तिक के बाजू पकड़ अपनी ओर खींचता हुआ बोलता है, तो तैयार है तू भी? हाँ और क्या, पता है तेरे लिए कितना पापड़ बेला। माँ ने बापू को पटाया और वो मेरे जाने से ना उनको वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बात पैसों की थी इसलिए मनाना पड़ा। आखिर खोटा सिक्का जो उनका। अबे तू तो मेरा चलता सिक्का है ना। देव उसे अपने बाजू से उठाते हुए बोला। चल जाने दे, अपन बिना कनाडा जाके बर्तन साफ करेंगे, पर इनके पास कभी नहीं लौटूंगा मैं। कार्तिक की बात सुन देव कसकर हंस पड़ा। देव को मोबाइल से पासपोर्ट की फ़ोटो मिल गई, जिसे काफ़ी देर वह देखता रहा। पासपोर्ट कैसा होता है उसने आज पहली बार देखा था। देव ने अपना फिर उसी के बाद अकाउंट में 1,10,000 डाल दिए। अब उसके लिए ये इंतज़ार के एक एक दिन काटने मुश्किल हो रहे थे। कब वह इस अनजान देश में अपनी नीमा को खोजेगा? सोचता हुआ बेचैनी में तकिया सीने से लगाए वे करवट लेटा लेटा ही खिड़की के कांच के पार उगते कोहरे को देख रहा था। ठंड शुरू हो चुकी थी। मैदानी इलाकों के लिए जो सर्दी की दस्तक थी, उसके लिए यहाँ की सर्दी की शुरुआत थी। खुला पर्यावरण होने से शाम होते कोहरे की चादर पूरे इलाके को अपने पास में घेर लेती। वे अभी भी उस कोहरे पर नजरें जमाए उसकी बनती बिगड़ती आकृति देख रहा था। कहाँ होगी नीमा? क्या इस वक्त वो मुझे याद कर रही होगी? वे बेखुदी में उस तकिया को और कसकर भींचे धीरे से उसका नाम पुकारता है, मानो उसके कानों के आसपास वे बुदबुदा रहा हो। नीमा सुबह से 9 बजे दीपा के बेड के पास इलेक्ट्रिक चाय केटल ऑन कर चुपचाप चली जाना चाहती थी, पर उसकी आकस्मिक खिचकी से अचानक परेशान होती दूसरे हाथ से अपना मुंह बंद किए तुरंत कमरे से बाहर निकल आई। टोरंटो में ठंड अच्छी खासी अपना रूप फैला चुकी थी। सुबह का पारा भी इस समय माइनस में था। मैंने उत्तराखंड में ठंड को देखा, पर यहाँ की ठंड कुछ ज़्यादा ही तीखी थी। दीपा को बहुत परेशानी होती, पर दीपा के बताए काम सुबह उठ के उसे करने ही होते। गीजर ऑन से लेकर केटल ऑन तक उसे ही करना होता। फिर बेबी का दूध गर्म करना, उसके कमरे का टेम्परेचर चेक करना, सब वे चुपचाप कर रही थी। पर यह हिचकी उसे शांत नहीं रहने दे रही थी। उसे याद था कि जब उसे ऐसी हिचकी आती तो माँ कहती कि कोई याद कर रहा होगा उसे, और वह झट से अपनी सारी सहेलियों के नाम रटने लगती, और कब हिचकी बंद हो जाती उसे पता ही नहीं चलता। पर अब उसे कौन याद कर रहा होगा? क्या मौसी जी? मैं उनका नाम कई बार ले चुकी, पर हिचकी परेशान होती कांच की खिड़की के पार कल रात की गिरी बर्फ देखने लगी, जो पतली चादर से दूर दूर तक फैली थी। कहीं कहीं किसी के भारी बूटों के निशान से एक रास्ता सा बन गया था, जिसे देख उसका मन खुद से कह उठा, कौन आया कौन गया, सदियों का इंतजार बस हर पल को दे गया। किसका करता है मन इंतजार, किसकी याद पर दिल है बेकरार। किसका ख्याल नसों में फड़कता है, किसका साथ पाने को मन ठहरता है। किसी का होने का एहसास मन करता है,
किसका होने का दिल करता है। पर कौन है वो अजनबी जिसका इंतज़ार हर पल ये मन करता है। किसका इंतज़ार ये मन क्यों करता है। देव 2-3 दिन तक तो उसके फ़ोन के इंतज़ार में अपने काम में व्यस्त रहा, पर अगले चौथे दिन उसके पिता उसे टोकते हुए पूछते हैं, देव बेटा कब की टिकट है, कुछ पता चला। देव काउंटर समेटता हुआ उनकी ओर देखता है। पता नहीं, उसका फ़ोन नहीं आया डैड। अच्छा थोड़ा इंतज़ार करो, हो सकता आता होगा। पिता की आवाज़ पर देव भी सोच में पड़ गया। वह उसे कई बार फ़ोन मिला चुका था, पर फिर से उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज बताने लगा। अगले दिन भी जब उसका फ़ोन नहीं आया तो कार्तिक और देव कार्तिक के कमरे में बैठे सोच में पड़े थे। तभी कार्तिक की माँ उनके बीच चाय रखती हुई कहती हैं, बेटा कब की टिकट कराई है, बताया नहीं। मैं बेसन वाले तुम्हारे पसंद के लड्डू बना के रख दूँगी। ये सुन दोनों जवाब देने के बजाय एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी माँ के पीछे से कार्तिक की भाभी की उन्हें आवाज़ लगाती हुई कहती है, भैया जी कनाडा जाना तो मेरे लिए कुछ कनाडा वाली चीज़ लेकर ज़रूर आना। आखिर मैं भी तो दिखाऊंगी कि मेरे देवर क्या लाए हैं कनाडा से मेरे लिए। भाभी भी जाने तो दो, कार्तिक जल्दी से बोलता है। अरे तो कौन सा बरसों है जाने में, यूँ टिकट कटी और यूँ गए, कहकर भाभी अपनी खनकती आवाज़ में हंस पड़ी। आगे ज़्यादा कुछ न कहते दोनों झटपट वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये गली पार करके गई थे कि नुक्कड़ का दुकान वाला कार्तिक को आवाज़ लगाता है, ओ भैया सूट प्रेस हो गया, कब जा रहे हो कनाडा। आवाज़ सुनते जो पहले दोनों बाइक पर इत्मीनान से चढ़ रहे थे, अब जल्दी से चढ़कर तेज रफ्तार से गली पार कर चले जाते हैं और जाके अपने अड्डे मतलब अपनी पसंद की जगह ताल पर ही जाकर रुकते हैं। अभी लगता है सारी दुनिया में कनाडा भेज के चैन सी सांस लेगी। जिसको देखो वही पूछ रहा है कनाडा कब जा रहे, कनाडा कब जा रहे। खींचता हुआ कार्तिक बोलता है, हाँ बे अपना भी यही हाल है। दुकान पर पापा पूछ रहे हैं, घर पहुंचूं तो अवनी अपना राग लेकर बैठ जाती है और इधर इस चमनलाल का कोई अता पता नहीं है। यार देव, इस चमनलाल ने कहीं अपन लोगों को चूना तो नहीं लगाया ना। कार्तिक की बात सुन देव आंखें बाहर किए उसकी ओर देखता रहा। देख कहीं कुछ गड़बड़ हुआ ना तो तेरा क्या होगा पता नहीं, पर मेरा बाप तो मुझे चीर कर 2 हिस्से में कर देगा। जब से कनाडा जाने के पैसे दिए तब से ऐसे घूरते हैं जैसे कनाडा नहीं गया तो कोला नगर भेज देंगे। कार्तिक मनमरी आवाज़ में बोलता है तो देव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फ़ोन भी नहीं मिल रहा, समझ भी नहीं आ रहा कि कब तक इंतज़ार करना होगा। बस मेरा पासपोर्ट भेज कर गायब हो गया। पासपोर्ट दिखा तो वो पासपोर्ट, जल्दी से कहता कार्तिक देव के हाथ से उसका मोबाइल लेने लगता है। अब उसे देख कर क्या करेगा। देव स्क्रीन खोलकर उसकी नज़रों के सामने करता हुआ कहता है, देखने तो दे, कहीं चमनलाल ने नकली पासपोर्ट तो नहीं भेजा। नकली? कार्तिक की बात सुन देव चौंक जाता है। कार्तिक बहुत देर उस इमेज को घूरता रहा। अबे सही तो लग रहा है, फालतू में क्यों झटके दे रहा है। तू उसे कैसे सही कह सकता है, तूने या मैंने पहले कभी पासपोर्ट देखा है क्या। कार्तिक की बात पर देव भी सोच में पड़ जाता है। ऐसा करते हैं ये सही है या नहीं पता करने न किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाते हैं जिसने इससे पहले कभी पासपोर्ट देखा हो। एक बार फिर कार्तिक का आइडिया देव को पसंद आता है। अब वह हामी में सर हिलाते पूछता है, तो जाएं किसके पास ये भी बता दे। कार्तिक कुछ क्षण सोचने के बाद तपाक से बोलता है, तेरे डब्बू चाचा के पास चलते हैं, वो तो विदेश यात्रा भी कर चुके हैं ना। एकदम से उखड़ते हुए देव बोल उठा, डब्बू चाचा के पास मैं नहीं जा रहा, मुझे अपने दिमाग का दही नहीं करना। तू तो उनके पास बैठकर दिमाग चाटने बैठ जाता है, मैं ही पागल हुआ रहता हूँ। अभी अपना काम है तो चलना होगा ना। और वैसे तो किस विदेश यात्रा की बात कर रहा है, वो बस नेपाल गए हैं और उत्तराखंड की आधी आबादी यूं ही घूमती टहलती नेपाल हो आती है। अरे वो नेपाल बॉर्डर पर टैक्सी चलाते थे ना पहले, और फिर अपने पास ऑप्शन ही क्या है। अब चल भी, क्या पता आज तेरे दूर की चाचा जान हमारे कुछ काम आ जाए। उठता हुआ कार्तिक अब देव को भी चलने के लिए ढकेलता हुआ कहता है, ये दूर वाले चाचा से तो मैं तो दूर ही रहना चाहता हूँ। और बता देता हूँ, तू बस काम की बात करना, बैठ के उनके संग पंचायत करने मत बैठ जाना। देव भी मन से उसके पीछे पीछे चलता हुआ कहता रहा और कार्तिक खीसे निपोरे बाइक की ओर बढ़ रहा था। इस वक्त बाइक कार्तिक चलाता हुआ ठीक चमनलाल चाचा की दुकान के सामने रोकता है।
उनकी मिक्स टाइप की दुकान थी, जहाँ राशन से लेकर चॉकलेट, आइसक्रीम और आगे की ओर बनती जलेबी समोसे की दुकान थी। दोपहर का वक्त होने से अभी वहाँ कोई खास भीड़ नहीं थी, इसलिए बाइक सामने खड़ी करते वे वहीं से अंदर का पूरा जायजा लेते हुए धीरे धीरे अंदर की ओर आ रहे थे। दुकान के कारीगर उन्हें पहचानते ही हाल लेने लगते हैं। तभी चाचा की आवाज़ उनसे आकर टकराती है। कहाँ से आज सूरज निकला? ओ भतीजे चले आ रहे हो चाचा के पास, आओ आओ इधर आओ। उनको आवाज़ खोजते देख वे अपनी ओर आने इशारा करते हैं। दोनों एक दूसरे का मुंह देखते उनके पास आकर बैठ जाते हैं। दुकान के कोने में 2-3 टेबल के आसपास कुर्सी और स्टूल जमा कर उन्होंने बैठने की व्यवस्था भी कर रखी थी। वहीं बैठे वे उन्हें भी वही बुला लेते हैं। प्रणाम चाचा जी। वे दोनों झुककर अदब से उनके पैर छूकर उनके सामने की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कैसे हैं आप? अम्मा हमारा हाल चाल छोड़ो, ये बताओ तुम दोनों कनाडा जाने वाले थे, गए काहे नहीं? आधे मुंह में मसाला दबाए दबाए वे मुंह को थोड़ा तिरछा करते हुए कहते हैं। तो दोनों फिर से मरमरी हालत में एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। सारे जहां में ना हल्ला मचा कर तुम लोग अभी यहीं की गलियों को खान छाकते फिर रहे हो। वही तो आपसे आशीर्वाद लेने आए थे, बात संभालते जल्दी से कार्तिक कहता हुआ अपना सर उनकी ओर झुका लेता है। अच्छा अच्छा, वो तो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, साथ में गुरु मंत्र भी देंगे हम। दोनों समझ गए कि फिर चाचा अपना राग अलापना शुरू कर देंगे। हम बेटा भले दुनिया न घूमे हो, पर इस घूमती दुनिया को ना अपनी उंगली पर जरूर नचाए हैं। जो हमसे गुरुमन ले लिया ना तो समझो कहीं फेल नहीं हो गए, समझे ना? जी। दोनों जबरन हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं। अपनी बात को 2 पल का पॉज देते वे अपनी दुकान से एक लड़के को आवाज़ लगाकर कहते हैं, अरे अपने बच्चे आए हैं, जरा समोसा चाय लाओ, आज तो खास इमरती बन रही है, वो भी लाओ। हाँ तो मैं कह रहा था, कनाडा हो या कुवैत, तैयारी अपनी पुख्ता करके जाना बेटा। अपने घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलता। पैसा 2-3 पॉकेट में रखना, मान लो एक कट गई तो दूसरे में रहेगा पैसा, दूसरी गिर गई तो तीसरे में रहेगा, समझे ना? और सुनो, यहाँ की और कहते इससे पहले देव कार्तिक को घूरता हुआ देखता है, जिसे समझता कार्तिक झट से बीच में बोल उठता है। एकदम सही बात बताया आपने चाचा जी, तभी तो आपसे मिले बिना थोड़ी हम जाते कहीं। तो कब जा रहे हो ये भी बता दो। तभी दुकान का लड़का चाय, समोसा और इमरती उनके सामने रखते हुए दांत निबोड़ता हुआ चला गया। कार्तिक का ध्यान अब समोसों पर जा टिका, तो तब से चुप देव आगे बोला है, वो बस 1-2 दिन में टिकट मिलने पर पता चल जाएगा, और वो कार्तिक आपसे कुछ पूछना चाहता था। देव जैसे ही कार्तिक का नाम लेता है, अपना सारा ध्यान समोसों से उठता चाचा की घूरती आंखों की ओर उसका चला जाता है। हाँ तो पूछो भैया, वे ऊँघते हुए मसाला दावे दावे होंठ तिरछा करते हुए कहते हैं। कार्तिक हड़बड़ा गया, पर जल्दी से खुद को संभालते हुए देव के मोबाइल की स्क्रीन उनकी नज़रों के सामने करता हुआ कहता है, ये देखिए पासपोर्ट तैयार है, अब बस टिकट बननी है। चाचा स्क्रीन को कसकर घूरते हुए मुंह बनाते हुए कहते हैं, ये क्या है? कागज़ में पासपोर्ट? तुम दोनों मुझे उल्लू बनाने निकले हो? चाचा की बात सुन दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और चाचा उन पर बुरी तरह बरसते रहे। भतीजे चाचा को उल्लू बनाने निकले, इसे पासपोर्ट कहते हैं। अब तुम मुझे पहले ही शक हो रहा था, तुम लोग कोई कनाडा वनाडा नहीं जा रहे हो, तुम गधों को तो कोयम्बटूर का टिकट भी नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से। मस्करी को चाचा ही मिले थे सुबह सुबह। ये सुनते दोनों झट से खड़े होते, एक दूसरे को इशारा करते झट से बाहर की ओर भागते हैं। भागते भागते कार्तिक समोसों को झपट कर अपनी मुट्ठी में करता है, तो देव आगे बढ़कर बाइक स्टार्ट करता है। पीछे चाचा गुर्राते उन पर भमकते रहते हैं और दोनों हवा की तरह वहां से गुम हो जाते हैं। बाइक रोक कर देव कार्तिक पर बिगड़ रहा था। गए थे तो ऐसे भागने की क्या जरूरत थी? अबे भागते नहीं तो तुम सब अपने चाचा जान के आगे ना बक देते, और वो चाचा नहीं अखबार है, फिर तुरंत ही मेरे बाप के पास पहुंच जाती खबर। मैंने 80,000 डुबो दिए, ये सुन मेरा बाप जूते घिसने तक मारता रहता मुझको। सही से पूछने तो देता, बोल तो दिया चाचा जान ने, नकली है ये। अब चल उस एजेंसी वाले को पकड़ते हैं। कार्तिक कभी भी हाथ में समोसे पकड़े था, जिसमें से एक देव की ओर बढ़ाकर बाकी बड़ी बाइट लेकर काट कर खा रहा था। देव उसका हाथ हटाकर समोसों के लिए मना करते हुए कहता है,
अभी तुझे समोसों की पड़ी है। यहाँ ये सोच के मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है कि अगर नकली है तो अब आगे क्या करेंगे हम। देव जितना हड़बड़ाया हुआ था, कार्तिक उतने शांत भाव से कह रहा था, तू चिंता क्यों करता है, अपन भाई लोग चलते हैं साथ में और एजेंसी वाले का तंबू उखाड़ते हैं। तंबू तब उखाड़ोगे जब पता होगा कि गड़ा कहाँ है तंबू। देव की बात सुन कार्तिक वहीं थमा रह गया। वह किसी तरह से हलक में अटका समोसा गहरी गटकन से निकलता उससे पूछता, क्या कह रहा है। देव एकदम से उस पर झल्ला उठा, मैं तो फंसा ही, तूने अपने पैसा क्यों बीच में फंसा लिया। कार्तिक तुरंत उचकता दोनों हाथ से उसका कंधा पकड़ता हुआ चिल्ला उठा, अबे बोल सही से, कहाँ फंसा दिया पैसा। अभी मजाक मत कर, अगर ये पैसा कहीं इधर उधर हो गया ना तो मेरा बाप सरेआम मेरा गला काट कर ना चौराहे में घंटे की तरह टांग देगा। कार्तिक के होश उड़े हुए थे। समोसा तो कब तक उसके हाथ से छिटक कर दूर गिर पड़ा था। सब गड़बड़ हो गया, क्या करने चला था और क्या हो गया। देव सड़क किनारे पत्थर पर सर पकड़े बैठ गया। उसकी ऐसी हालत देख कार्तिक झट से उसके पास आता, उसकी ओर झुकता हुआ मिमियाता है, सच बता हुआ क्या। देख पैसा जाने से ज़्यादा ना मुझे अपने बाप के हाथों अपनी जान दाने का ज़्यादा डर है। बोलना, सही से बताना, ये साला है कौन चमन लाल। कार्तिक उसकी ओर देखता रहा पर देव में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, मानो खुद में उस वक्त का सामना करने का हौसला बना रहा हो। कुछ पल की शांति के बाद देव धीरे से कहना शुरू करता है, वो आदमी मुझे एनसीसी के बाहर मिला था। मैंने पता नहीं क्यों उस पर भरोसा कर लिया और उसे पहले 3,000 फिर 80,000 और तेरे भी 80,000 दे दिए उसके नाम, और उसकी फ़ोन के अलावा कोई पता नहीं उसका मेरे पास। क्या? कार्तिक अब गश्त खाकर गिरा नहीं, लड़खड़ाते हुए किसी तरह से देव के पास बैठता हुआ उसकी तरफ अपना सर थामे बैठता हुआ बोला, अब ये सोच अपने अपने बापुओं को हम बताएंगे क्या। मेरा तो खैर जनाजा निकलना तय है। सोचता हूँ मरने से पहले जो जो खाने का मन है वो सब खा लेता हूँ। पता नहीं मेरा बाप मेरे चौथे में मूंगफली भी बांटेगा या नहीं। बकवास बंद कर और कुछ सोच, कोई साला हमारे शहर में हम ही को उल्लू बनाकर आसानी से निकल जाएगा। कार्तिक अपने लटके हुए चेहरे से देखता है कि देव के चेहरे के भाव वो बदल चुके थे। वह हैरान उसका चेहरा देखता रहा। हाँ बे, अब कुछ तुरंत लगा, मैं उस चमनलाल को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कहते हुए देव ने कसकर मुट्ठियाँ भींच ली, जिसमें कुछ घास की पत्तियाँ बेरहमी से कुचल गईं। मुझे मिला ना वो चमनलाल तो उसका ऐसा चमन उजाड़ूंगा ना कि उसकी 100 पुश्ते टकली पैदा होंगी। अब दोनों गुस्से में एक ही दिशा में देखते हैं, मानो उनके सामने चमनलाल आकर खड़ा हो गया हो। नीमा बेबी को लिए तैयार हो चुकी थी, पर दीपा अभी भी तैयार हो रही थी, जिस पर प्रथम हंसते हुए कह रहा था, मैडम पार्टी में नहीं, हम सब बस स्टोर तक जा रहे हैं। या आई नो डार्लिंग, पर जगह कोई भी हो शाइन हमेशा करना चाहिए। प्रथम की बात का जवाब देती देती वे अपने होठ रंग रही थी। फिर जल्दी से टचअप करती पर्स लिए रूम से बाहर आती है, जब प्रथम और उसके कुछ दूर बेबी के साथ नीमा खड़ी थी। फिर आते ही प्रथम की बाँह खींचकर थामती हुई उसे सटने लगती है। वह नीमा की उपस्थिति से प्रथम थोड़ा हिचकिचा जाता। फिर प्रथम हिचकिचाते हुए अपनी बाहों से अलग करते हुए घर से बाहर गैरेज की ओर चलता हुआ कहता है, आज अच्छे से याद करके जो लेना हो ले लेना, फिर मैं जब मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी रहूँगा तो तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। ओह, मैं बहुत बुरा लगा, कैसे रहूँगी 10 दिन तक। दीपा कार में बैठती हुई सीट बेल्ट लगाने लगती है। नीमा भी पीछे बैठती बेबी सीट में बैठाने लगी थी। अकेली कहाँ हो, नीमा जो है आखिर इसलिए तो लाई थी ना कि अपनी कंपनी मिले तुम्हें। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए प्रथम मुस्कुरा कर दीपा की ओर देखता है, जो खिसियाई हुई हंसी हंस रही थी। और फिर ये 10 दिन दोनों सिस्टर्स सिटी घूमना, मस्ती करना, और ऐसे 10 दिन कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। क्यों नीमा? अब की प्रथम नीमा की ओर मुस्कुरा कर देखता है, जो हल्के से होंठ फैलाती उसकी ओर एक नज़र देख लेती है। नीमा, तुम भी आज जो अपना सामान लेना हो ले लेना। आज हम इंडियन स्टोर जा रहे हैं, वहाँ हम जैसे इंडियन के हिसाब का सारा सामान होता है। एक कुकर भी लेना हो ना तो हम इंडियन स्टोर ही जाते हैं। तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, पर क्या करें, हमारे लिए तो बस वही हमारा इंडिया है। कहते हुए प्रथम कार चलाते चलाते मुस्करा रहा था। नीमा बाहर देखने लगी। सब कितना अलग और अनोखा था। उसने बर्फ़ देखी थी अपने गांव की पहाड़ी पर जाकर,
पर बर्फ़ के बीच लोग कितनी सहजता से रहते, ये उसके लिए कितना अनोखा अनुभव था। जहाँ भी नज़र जाती बर्फ़ की चादर फैली थी। अब ये बर्फ़ इतनी मोटी नहीं थी तो कार आसानी से उन्हें काटती हुई निकली जा रही थी। कार के अंदर गर्माहट थी और बाहर की ठंड के हिसाब से मोटा कोट और जैकेट उन सब ने पहन रखा था। सारी सुख सुविधा भी थी, फिर भी अभी तक वे अपना अपना मन नहीं लगा पाई थी। बार बार उसे लगता जैसे अपने पीछे भी कुछ छोड़ आई है। पर क्या, आखिर क्या होगा आगे नीमा की जिंदगी में, और क्या देव पहुंच पाएगा उसके पास? जानने के लिए सुनते रहें कहानी इस कदर प्यार है। इस कहानी से जुड़े रहने के लिए कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।